जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अभी तक हमने प्रमुख तौर पर 3 क्षेत्रों को बखूबी समझ लिया है। एक हमने जम्मू कश्मीर समझा, एक हमने पंजाब समझा, हम उत्तर पूर्व में हैं। उत्तर पूर्व में हमने पिछली क्लास में समझा असम और उससे निकले हुए राज्यों के बारे में। अब हम चल रहे हैं उन्हीं राज्यों में हुए बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। ये बाहरी लोग कौन हैं और ये कहां से आए हैं, इनको चल रहे हैं समझने, और इनके खिलाफ क्यों आंदोलन करा असम की जनता ने या आपके पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, चाहे मेघालय हो, चाहे वो आपका त्रिपुरा हो, इन आसम हो, इन सभी राज्यों ने क्यों किया बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको भी हम चल रहे हैं आज इस कक्षा में विस्तार पूर्वक समझने। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इस विषय को। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए हैं। अप्रवासी मतलब कहीं दूसरी ओर से, भारत के अंदर से ही या भारत के बाहर से। आप सब जानते हैं कि 1971 भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था। क्यों? क्योंकि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान समय का बांग्लादेश बनता है, और जब पूर्वी पाकिस्तान में से पाकिस्तान की सेना आतंक ढाती है तो वहां की जनता भाग भाग कर भारत के क्षेत्रों में घुस जाती है। ये बात याद रखना। और उसी समय में सबसे ज्यादा अप्रवासी लोग इन क्षेत्रों में घुसे थे, इन क्षेत्रों में गए थे। इसीलिए यहां की जनता को अपने संसाधनों की और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा की सुरक्षा के लिए इन लोगों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और लोकतांत्रिक राष्ट्र में सत्ता उसके हाथ में होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। अब अगर अप्रवासी लोग भारतीय बन गए तो जिन लोगों की ये जगह है, वास्तविक जो लोग इस देश के हैं, इन राज्यों के हैं, वही वहां पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और वो राजनीतिक तौर पर हंसिए पर चले जाएंगे। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ, जो बाहर से लोग आए इन क्षेत्रों में, उनके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन चलाया, जिससे कि इन लोगों को यहां से भेजा जा सके और अपने संसाधनों पर अपना अधिकार बनाए रखा जा सके। अब आप बताओ, आपके घर में कोई बाहर का व्यक्ति आकर और आपके घर पर कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, हम तो भगा देंगे। बहुत बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही यहां की जनता को भी वही महसूस हुआ, यहां की जनता को भी यही महसूस हुआ। अब आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए और आप उसे बोल रहे हैं चले जाओ, फिर भी नहीं जा रहा है, बोल रहा है अब तो मेरा भी यही घर है, अब तो ये मेरा भी यही घर है, तो अब आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, बहुत बुरा। आप बहुत बुरा लगेगा, आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वो अपने डॉक्यूमेंट भी अगर यही आपके घर के एड्रेस से बनवा ले तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना उसे निकालना। समझ आई बात? तो वही चुनौती आपकी असम की जनता को, मेघालय की जनता को, त्रिपुरा की जनता को झेलना पड़ रही थी। और वो ये देख रहे थे कि इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर ये रह गए यहां पर तो ये हमारे देश में, हमारे राज्य में हमें ही अल्पसंख्यक बना देंगे और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी भूमि सब कुछ हमसे छीन लेंगे। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया। आगे और विस्तार से हम इस विषय को समझेंगे, सुनिएगा ध्यान से। इससे एक खास समस्या पैदा हुई। स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती है और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसर और राजनीतिक सत्ता के एक
एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी होती हैं। और सही भी बात है भाई। अब एक बात बताओ, अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति आएगा आपके देश में, एक बड़ी संख्या में आएगा और वो किसी क्षेत्र में रहेगा तो वहां का क्षेत्र कब्जा कर लेगा कि नहीं करेगा? तो इससे आपके लिए एक असुरक्षा बनती ही है कि आपकी जमीन जा रही है, आपके राजनीतिक अधिकारों पर भी एक प्रकार से काला धब्बा लग रहा है। अगर ये जनसंख्या में ज्यादा हो जाएगी तो आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म हो सकता है। आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म हो सकता है। आपके रोजगार में भी क्या प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। जो रोजगार आपको मिलना चाहिए थे बिना किसी प्रतिद्वंदता के, अब आपको उन्हीं रोजगारों के लिए क्या प्रतिद्वंदता करनी पड़ेगी। समस्या समझ में आई? तो ये सारी वो चीजें हैं जिनके कारण से इस पूर्वोत्तर के राज्यों ने बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया और ये पूर्वोत्तर के राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। जैसे महाराष्ट्र में भी एक समय पर ये चलन चला था कि महाराष्ट्र सबसे पहले मराठियों का है, फिर उसके बाद बाहरी लोगों का है। और इस आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? बाला साहब ठाकरे थे कि महाराष्ट्र पहले मराठियों का है, मराठी भाषा के लोगों का है, फिर उसके बाद बाहर के लोगों का है। पहले महाराष्ट्र के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? मराठी लोगों का है, ना कि किसी और का। ये उन्होंने प्रारंभ किया और ऐसा ही यहां पर भी है। हर जगह पर यही है कि हर जगह की जनता यही मानती है कि पहले वहां पर जो संसाधन मौजूद है वहां पर उसका अधिकार हमें मिलना चाहिए। यहां पर भी तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहां की जनता भी तो यही मानती है ना कि यहां जो खनिज है, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उन सब का प्रयोग सबसे पहले हमारे विकास पर होना चाहिए, फिर आप दूसरों के विकास पर करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकारें कभी ऐसा नहीं करती। सरकारें वहां इनका प्रयोग करती हैं जहां पर उनको ज्यादा लाभ दिखाई पड़ता है। समझ आई बात? तो यही चीज यहां पर भी है और पूर्वोत्तर की राजनीति का ये एक प्रमुख विषय बन जाता है बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इन बाहरी लोगों को बाहर निकालने का काम करेंगे। जितने भी राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं वो स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं और उनका ये चुनावी एजेंडा बन जाता है। आगे सुनिए। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। अंडरलाइन करके रखना, ये बाहरी आंदोलन क्या है और क्यों चला, ये मैंने आपको कारण स्पष्ट कर दिए। इनके पीछे 3 ही कारण हैं। अपने प्राकृतिक संसाधनों को दूसरों के हाथों में जाने से बचाना, अपनी राजनीतिक हैसियत को बनाए रखना और अपने लिए किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को जन्म ना देने देना। समझ में आएगा? यही 3 कारण हैं जिनके कारण असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में बाहरी लोगों के खिलाफ खूब आंदोलन हुए। असम का आंदोलन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो, अंडरलाइन करना, स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। भाई आर्थिक मुद्दा तो सबसे पहला होता है। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में कि असम में हुए बाहरी लोगों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पहला आप लिखेंगे बांग्लादेशी जनता के खिलाफ, अर्थात राजनीतिक और भौगोलिक
और दूसरा फिर तीसरा आर्थिक। ये 3 संदर्भ थे जिन पर असम की जनता ने विरोध किया है कि वो कहते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सबसे पहले हम पर होना चाहिए। हमारी, चाहे वो आप गैस हो, चाहे वो हमारा चाय हो, चाहे वो हमारा कोयला हो, वो सबसे पहले हमारे विकास पर लगाया जाना चाहिए। उसके बाद आप किसी पर भी लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप कहें कि आप हम पर बिना लगाए इनको आप बाहरी वाले लोगों को देंगे, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और बांग्लादेशी जनता के खिलाफ तो उनका बहुत पुरजोर विरोध था कि अगर ये लोग हमारे देश में आ जाएंगे, मतलब अर्थात हमारे राज्य में आ जाएंगे, तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर इनका कब्जा हो जाएगा और हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हमारा राजनीतिक अधिकार हमसे छीन जाएगा अगर ये संख्या में हमसे ज्यादा हो गए तो। ये उनका कहना था, इसीलिए उन्होंने ये विरोध किया कि इनको पहचाना जाए और इनको इनके देश भेजा जाए, जिससे कि हमारा प्राकृतिक संसाधन, हमारे प्राकृतिक हमारी राजनीति हमारे नियंत्रण में रहे, हमारे मुद्दों पर चले। आप भी जानते हो लोकतांत्रिक राजनीति उसी के हिसाब से चलती है जिसकी संख्या भारी होती है। जो संख्या में भारी होता है उसी के हिसाब से लोकतंत्र की राजनीति चलती है। ये बात जान लो आप। लोकतंत्र की राजनीति का सिद्धांत ही है बहुमत जो कहेगा वही होगा। बहुमत की बात ही सर्वोच्च बात मानी जाती है। किसमें? लोकतंत्र में। लोकतंत्र का सिद्धांत ही है बहुमत का सिद्धांत। बहुमत जो कहेगा वो ही इसका फैसला होगा। समझ में आई बात? आगे सुनिए। 1989 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, अंडरलाइन करना, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चला। आसू एक छात्र संगठन था और इसका यह आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के प्रश्न में कि आसू की फुल फॉर्म बताइए। आसू की फुल फॉर्म क्या है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इज द फुल फॉर्म ऑफ आसू। समझ रहे हैं? आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध, अप्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। सुन लिया आपने? नाम दर्ज कर ले भाई। अगर इनको राजनीतिक अधिकार दे दिया गया, अगर इनको वोटर आईडी कार्ड में, वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया, इसका मतलब इनको भारत की नागरिकता दे दी गई। और अगर इनको भारत की नागरिकता एक बार मिल गई तो फिर ये असम की जनता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगे। उनका मानना था कि अगर यहां पर मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा नासूर बन जाएंगे। फिर ये हमारे ही राज्य में हमसे राजनीतिक अधिकार के साथ साथ हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भी बंटवारा मांगेंगे, जो हमें बर्दाश्त नहीं है, जो हमें एक पैसे के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों में किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं चाहिए। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जायज और नाजायज औलाद वाला उदाहरण। देखिए, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। एक उदाहरण के तौर पर एक पिता, एक होती है जायज पत्नी, एक होती है नाजायज। नाजायज का मतलब समझते हो? जिसको सामाजिक रूप से स्वीकारा ना गया हो, जिसको छुपा कर रखा गया, वो है नाजायज। तो अब एक बात है, जायज तो वो है जिनको डंके की चोट पे कहा जाता है कि ये मेरी औलाद है, जिनको सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। सामाजिक स्वीकृति का मतलब समझते हो? कि जिनको पता है कि हाँ ये इनके बेटे हैं, ये फला के बेटे हैं या फला के बेटी है, वो होते हैं सामाजिक औलादे, जिनको जायज कहा जाता है। और नाजायज वो है जिनके बारे में किसी को नहीं पता लेकिन है वो किसी के। तो वही, अब पिताजी की मृत्यु के बाद नाजायज औलाद आकर कहे कि मेरा भी अधिकार है क्योंकि मैं भी उन्हीं का बेटा हूं, तो जायज औलादें क्या कहेंगी? हम तो नहीं दे रहे, तुम्हारे पास क्या सबूत है? और जब वो सबूत दिखा देगा तो आपको पीड़ा बहुत होगी और आप फिर मारपीट करेंगे, फिर आप मारपीट करेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे ही असम की जनता भी
यही प्रताड़ना महसूस कर रही थी कि हमारी जमीन, हमारा सब कुछ ये नाजायज लोग आकर बस रहे हैं और ये अब अधिकार जता रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, हम भी यहीं के हैं। तो इस चीज को आसम के स्टूडेंट्स ने समझा और अपना एक संगठन बनाया और विरोध किया और उन लोगों को मतदाता सूची में, उन लोगों के मतदाता सूची में नाम को हटवाने का काम किया, जिससे कि इन लोगों को भारत की नागरिकता ना मिल सके और इनको यहां अगर एक बार वोटर लिस्ट में नाम आ गया भाई, इसका मतलब आपके पास भारत सरकार का एक सरकारी दस्तावेज आ गया और आप उसके थ्रू आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आसम के स्टूडेंट्स ने इस बात को समझा और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इनको वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहिए और इनको इनके देश भेजा जाना चाहिए, जिससे कि हमारे संसाधनों में किसी भी प्रकार का बंटवारा ना होने पाए। इन नाजायज भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये उनका मानना था। भाई लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जिसकी संख्या भारी उसका ही परला भारी होता है। अगर वो लोग अप्रवासी लोग भारत में रह जाते, आसम में रह जाते, तो आसम की जनता ही आसम में क्या हो जाती, अल्पसंख्यक, और उनका राजनीतिक जो अधिकार था वो उनसे छिन जाता। तो अब आप नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि आपके घर में आप ही अल्पसंख्यक हो जाए और आप पर ही बाहर से आया व्यक्ति शासन करने लगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना। जैसे मुगलों ने हम पर किया, वो हमारी गलती के कारण हमसे पर किया, किसी और की गलती नहीं है उसमें। मुगलों ने भारत पर शासन किया तो सिर्फ हमारी गलती के कारण। क्यों? क्योंकि हम आपस में कुत्ते की तरह लड़ते रहे थे और जब तक लड़ते रहेंगे आपस में तब तक दूसरा आएगा, हम पर शासन करके चला जाएगा और हमें लूट कर चला जाएगा। ये हमेशा याद रखें। अब बाहर की कंपनियां भारत में आती है, शासन करके चली जाती हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत की कंपनियां आपस में लड़ती रहती हैं। समझ में आई बात? लड़िए, लेकिन जब बाहर की कंपनी कोई आए तो आपस में एकजुट हो जाइए, ये सिद्धांत है। तो आसम की जनता ने इस चीज को समझा कि आपस में लड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन बाहरी के खिलाफ, बाहरी कोई आए तो उसके खिलाफ अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। तो इसीलिए आसम के स्टूडेंट्स ने एकजुटता दिखाई और एक साथ इनको बाहर करने का काम किया। समझ में आई बात? आगे सुनिए। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग आसम में आकर बसे हैं उन्हें आसम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और आसमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन को पूरे आसम में समर्थन मिलना भी स्वाभाविक था, क्योंकि मुद्दा बहुत सटीक था, बहुत ही सही था और सब चाहते हैं कि उनके घर में कोई बाहरी ना बसने पाए। क्यों कृष्णा बाबू, आप चाहोगे कि आपके घर में कोई बाहरी आके बस जाए और आपके अधिकारों को छीन ले आपसे? कोई नहीं चाहेगा। कि चाहोगे जतिन? नहीं। कि आपके घर में कोई आके कब्जा कर ले? नहीं। कोई नहीं चाहेगा। हाँ बोलो, क्या हो गया? हाँ 2 मिनट आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रास घटनाएं हुई, बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई। तो ये सारी चीजें हुई। देखो, ये चीजें इसलिए हुई क्योंकि वो लोग दृढ़ थे कि हमें अपने राज्य में बाहरी लोगों को बाहर निकालना है। और ये तो होता ही है भाई कि जब विरोध प्रदर्शन होते हैं तो कभी कभी विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो जाते हैं, बहुत हिंसक हो जाते हैं और कभी कभी इसका नुकसान जनता को ही उठाना पड़ता है। लेकिन अपने अधिकारों के लिए अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर आपके लिए कोई दूसरा उठाने नहीं आएगा। ये भी बात सच है। तो
असम के स्टूडेंट्स ने इस बात को समझा कि अगर आज हमने अपनी इस बात को नहीं उठाया तो एक दिन हम ही यहां पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और हमारे अधिकारों को ये जो बाहर के लोग आए हैं ये हमसे छीन लेंगे, ये हमसे छीन लेंगे। और फिर जब हम आंदोलन करेंगे तो हम इनको बाहर नहीं कर पाएंगे। इस बात को उन्होंने समझा और इस बात को समझते हुए उन्होंने इस चीज का विरोध किया। जो हुआ वो ठीक है, लेकिन इनको बाहर करो, सरकार को उन्होंने मजबूर किया। आगे सुनो। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। समझ आई बात? तो इस छात्र संगठन ने अपने आप को एक राजनीतिक संगठन में तब्दील कर दिया। असम क्या है? डबल ए आंसू है ना, डबल ए आंसू, सॉरी, ठीक है। तो इसने अपने आप को एक राजनीतिक दल में गठित किया और उसका नाम क्या है? असम गण परिषद। असम गण परिषद ये आंसू और वहां के राजनीतिक दल को मिलाकर बना और इसका नाम क्या रख दिया गया? असम गण परिषद। और इन्होंने वादा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो इन बाहरी लोगों को देश से बाहर निकालेंगे और असम को एक स्वर्णिम असम बनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, एक बार राजनीतिक सत्ता मिल जाती है तो फिर नेता अपने किए गए वादों को भूल जाते हैं। फिर जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता में आते हैं उन मुद्दों को फिर कभी नहीं दोहराते हैं। ये बात जान लो, चाहे आप आज की वर्तमान सरकार को देख लो, चाहे कितनी भी पुरानी सरकारों को देख लें आप, जिन्होंने जो वादा किया ना आज तक उन्होंने उन वादों को नहीं निभाया है। आप देख लो, चाहे कितने भी देख लो आप। 2014 में मोदी जी क्या कह के आए थे, आज उनके बोल क्या हैं? अलग है। महंगाई उससे ज्यादा है, गरीबी उससे ज्यादा है, बेरोजगारी उससे ज्यादा है। फिर भी मोदी जी के मुंह से अभी ये बातें नहीं निकलती कि हाँ आज भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है। आज हमारे देश में 15 करोड़ लोगों को हमें 5 किलो राशन मुफ्त में देना पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये हमारे देश की तरक्की नहीं है, ये हमारे देश की बदहाली को दर्शा रहा है कि हमें अपने देश के 15 करोड़ लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त में देना पड़ रहा है। क्या हम उनके लिए ऐसे अवसर नहीं निर्मित कर सकते कि वो अपने पांव पर खुद खड़े हो सके? हम ये नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। समझ रहे? तो असम की सरकार ने भी असम गण परिषद में जो वादे किए अपने चुनाव में 1985 में, उन वादों पर फिर उसने कभी बात ही नहीं करी। सुनना भी, असम समझौते में शांति कायम हुई, असम समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन आप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। यह समस्या त्रिपुरा में ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। सुन लो, ये पेपर में आएगा, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए पूर्वोत्तर का बाहरियों के खिलाफ ये जो आंदोलन है ये प्रमुख राजनीतिक विषय बना हुआ है। पूर्वोत्तर का ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राजनीतिक विषय है, बाहरी लोगों को देश से निकालना। बाहरी लोगों को देश से निकालना
पूर्वोत्तर के सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है कि इनको निकाला जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में हमारे मुद्दों पर राजनीति चले, हमारे क्षेत्र में हमारे मुद्दों पर राजनीति चले, ना कि उन लोगों के मुद्दों पर जिनका इस राज्य से कोई सरोकार ही नहीं है, जिनका इस राज्य से कोई सरोकार नहीं है, उनके मुद्दों पर राजनीति ना चलकर हमारे मुद्दों पर राजनीति का चलना जरूरी है। सही बात है भाई, जिसका घर है उसके हिसाब से घर में तब्दीलियां होनी चाहिए, ना कि उसके हिसाब से जो इस घर का मेंबर भी नहीं है। ये बात तो मैं भी मानता हूं और आप भी मानेंगे भाई। जिसकी जमीन, सबसे पहले उसको अधिकार मिलना चाहिए। मेरे घर पे मेरा अधिकार पहले होना चाहिए, फिर मेरे मामा, मेरे मौसी, मेरी बुआ के लड़कों का होगा। सबसे पहले मेरा अधिकार होना चाहिए, ये सबका मानना है। कि आप बताओ, आप अपने घर पर अपने बुआ के बेटे को अधिकार देना पसंद करेंगे जिस प्रकार से आपका होना चाहिए? कदापि नहीं, किसी भी सूरत में आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, पसंद ही नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। यहां पर भी वही चीज है। बुआ तो चलो वो तो खून का रिश्ता है, यहां तो वो लोग हैं जो दूसरे देश के हैं, उनको आप कैसे स्वीकार कर लोगे? उनको तो आप किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करोगे, और उनको राजनीतिक अधिकार मिल जाए ये तो आप कभी स्वीकार नहीं करोगे। समझ में आई बात? ये बात आप जानिए, ये बात आप समझिए, आगे सुनिए। अब आते हैं अगले विषय पर, समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। इन सब समस्याओं का समाधान होता है और फिर देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया जाता है। इन मामलों से पता चलता है कि आजादी के 6 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक न एक रूप में उभरती रही। कभी कहीं से अलग राज्य बनने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा, कहीं कहीं से अलगाववाद के स्वर उभरे। 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। हम इन उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं? तो आपने देख लिया कि ये जो समय काल था 1970 से 1980 का जो 1970 से 1980 का ये जो समय काल था, इस समय काल में हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उभरते स्वरों को देखा और हमने ये समझा कि इन स्वरों को दबाना नहीं है, इन स्वरों को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये स्वर संतुष्ट नहीं होंगे तो ये देश जो एकजुटता की मिसाल बना बैठा है, इसकी एकजुटता खंडित हो जाएगी। और इसीलिए हमें इस देश की एकजुटता को बनाए रखना है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समझना पड़ेगा और इन समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना पड़ेगा। तभी ये देश बचा रह सकता है, बना रह सकता है और आगे बढ़ता रह सकता है। और अगर हमने इनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं किया तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमने इन क्षेत्रीय समस्याओं से क्या सीख ली, आइए वो भी समझ लेते हैं। पहली सीख है, पहली और बुनियादी सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। हमें इनको लोकतंत्र विरोधी नहीं समझना चाहिए, हमें इन्हें लोकतंत्र का अंग समझना चाहिए। जब हमारी खुद की शरीर की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है तो लोगों की सोच एक जैसी हो, यह संभव नहीं है और कभी करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर लोकतंत्र में विविधता नहीं होगी तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचेगा। लोकतंत्र में जितना पक्ष का महत्व है उतना ही विपक्ष का भी महत्व है। तो विपक्ष को कभी बर्बाद करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, विपक्ष को दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, जो कि आज हो रही है। विपक्ष को वो मौका नहीं मिलता अपनी बात रखने का जो पक्ष रखता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लोकतंत्र की दिक्कत है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि अगर हमने इसके लिए आवाज नहीं उठाई तो हमसे कायर जनता इस देश के लिए कोई नहीं होगी और इस देश की बर्बादी का कारण इस देश की जनता बनेगी, जो मूक बनकर देखती रही और लोकतंत्र को बर्बाद किया गया। समझ में आ गई बात? तो जनता का यह दायित्व है कि वो समझे
कि लोकतंत्र बचा रहे, विपक्ष बचा रहे, विपक्ष की आवाज मजबूत रहे, क्योंकि अगर विपक्ष बर्बाद हो गया तो अर्थात लोकतंत्र बर्बाद हो गया। समझ में आई बात? तो पहली बात यही है कि विविधता को लोकतंत्र का अंग मानना चाहिए, ना कि लोकतंत्र का विरोध। विविधता का, जब हमारे शरीर की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है तो लोगों की सोच एक बराबर कैसे हो सकती है? लोगों की सोच कैसे हो सकती है? जब फूल अलग अलग हैं तो फिर इंसान भी तो अलग अलग होंगे। एक बाग में अनेकों फूल हैं, एक माला में अनेकों फूल हैं, तो एक परिवार में भी तो अलग अलग विचार के लोग हो सकते हैं ना। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और हमारे सारे ग्रंथ, इसीलिए तो हमारे इतने सारे ईश्वर है ना, जिससे कि हम मानवीय विविधता को स्वीकार कर सके। इसीलिए तो है कि भगवान श्री राम अलग चरित्र के हैं, भगवान श्री कृष्ण अलग चरित्र के हैं, भगवान शिव शंकर अलग चरित्र के हैं, गणेश अलग चरित्र के हैं। ये इतने ईश्वर क्यों हैं? जिससे कि हम मानवीय विविधता को समझ सकें, हम मानवीय विविधता को समझ सकें और मानवीय विविधता को हम सम्मान दे सकें। इसीलिए तो इतने सारे ईश्वर हैं हमारे। और जिनके ईश्वर नहीं है इतने सारे, इसीलिए वो मानते हैं कि एक ही सिद्धांत सही है, उसके अलावा सारे सिद्धांत गलत है। ये गलत है। ये विचार जो है ना आपके मन में कि एक ही सही, उसके अलावा कोई सही नहीं, ये विचार ही गलत है। ये विचार ही गलत है। समझ रही बात? विचार बहुत हो सकते हैं, हाँ, उसमें से आप सुनिए सबका विचार, उसमें से जो उत्तम विचार लगे वो अलग बात है, लेकिन एक विचार नहीं हो सकता। इनका ही विचार सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। इनका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है। सबका सुना जाना चाहिए, फिर उनमें से जो उत्तम विचार निकले वो अपनाया जाना चाहिए। समझ में आई बात? ये बात यहां पर हमें समझाई गई है। ये बात हमें समझाई गई है कि किसी पर अपना विचार नहीं थोपना चाहिए। हर व्यक्ति की भाषा, हर व्यक्ति की संस्कृति, हर व्यक्ति की पहचान को हमें सम्मान देना चाहिए। किसी के भी सम्मान पर हमें अपनी जबरदस्ती छाप नहीं छोड़नी चाहिए। यही बात यहां समझाई गई है। यही बात बताने का प्रयास भी किया गया है कि जबरदस्ती किसी पर अपनी बात को नहीं थोपा जाना चाहिए। विविधता का सम्मान होना चाहिए। आगे सुनिए। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असमान अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं। स्पेन में ब्रॉस्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगाववादी मांग की। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर हैं। अंततः भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी चाहिए। तो समझ गए? जब छोटे छोटे देशों में विविधता होती है, घर में जब विविधता होती है यार, देश की तो बात ही अलग है। अब छोटी सी, अगर इन्होंने कहा कि मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं राजमा की सब्जी खाऊंगा, तो क्या इनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं ना। इनकी भी इच्छा की हमें आदर करना चाहिए और कहना चाहिए आज तुम ये खा लो, कल तुम्हारी पसंद का बना दिया जाएगा, कल तुम्हारी पसंद का सब खा लेंगे। इस तरह से हमें इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हमें सहिष्णु होना चाहिए, हमें सहिष्णु होना चाहिए। प्रभु श्री राम से यही तो सीखने की बात है। यही तो हम सीख नहीं पाते, हुड़दंग राम के नाम पे मचाएंगे, राम के एक चरित्र को हम सीख नहीं पाएंगे। राम चिल्लाते नहीं है, राम बहुत ही धैर्यवान प्राणी है, बहुत ही धैर्यवान। धैर्य है उनके चेहरे पर, और उस धैर्य को हमने कभी सीखा ही नहीं है। उस धैर्य को सीखो आप। इतनी बड़ी समस्याएं उन पर पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। इसीलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका धैर्य ही तो मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें बनाता है ना। उनको घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया, अमर्यादित नहीं हुए। वो अपनी उस माता पर भी वो तनिक भी क्रोधित नहीं हुए जिन्होंने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया। कि क्रोधित हुए वो कैकेयी पर, मां कैकेयी पर वो क्रोधित हुए? तो देखो, उन्होंने हमें सिखाया ना कि विविधता, विचार का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम सीख पाए उन बातों को? अगर यही बात अगर इस देश को समझाने का प्रयास करो, अगर तू राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है,
सीखो, आप कोई हिंदू विरोधी नहीं है, आप विचारों को समझो, आप विचारों को समझो। गांधी ने इस चीज को अपनाया है, इसीलिए वो इतने महान बन पाए हैं। आप सोचो, सोचना सीखो, सिर्फ बोलना मत सीखो। पहले सुनना सीखो, फिर उसके बाद सोचना सीखो, फिर बोलना सीखो। 3 चीज करनी होती है, सुनो, सोचो, फिर बोलो। और हमारे देश में सुना कम जाता है, सोचा बहुत कम जाता है और बोला बहुत ज्यादा जाता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस देश की। इसीलिए इस देश की युवा पीढ़ी है, उसका पतन हो रहा है। उसमें जो गुण होने चाहिए, जो वैचारिक गुण होने चाहिए, वो गुण नहीं है। क्योंकि रील ने 15 मिनट से ज्यादा सोचने का समय नहीं दिया। भगाओ भगाओ भगाओ, 15 सेकंड के बाद कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है। 15 सेकंड का एंटरटेनमेंट, 15 सेकंड की पिक्चर देख लो, बस हो गया। भाई 15 सेकंड नहीं है जिंदगी, 15 साल भी है, 15 दिन भी है और 150 साल भी है जिंदगी। समझने वाली बात है। समझोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और समझ जाओगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। समझ में आई बात? तो दूसरी चीज समझिए। दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। समझ लिया कि लोगों की आकांक्षाओं को दबाया नहीं जाना चाहिए। मुझे कृष्णा को यह नहीं कहना चाहिए कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी पसंद नहीं बनेगी, जो हम सबकी पसंद होगी, मतलब जो मेरी पसंद होगी वही सबकी पसंद होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का चरित्र ये नहीं होना चाहिए कि मेरी पसंद सबकी पसंद होगी। अगर आप मेरी पसंद को स्वीकार कर रहे हैं तो मैं आपकी पसंद को भी स्वीकार करूंगा। ये भाव होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर आज आप सत्ता के विरोध में कोई आप अपनी बात कर दें तो आप देशद्रोही बन जाते हैं। अगर आपने कहा कि हम 22 को रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे तो आप राम के विरोधी बन गए। कहां से भाई? आप मुझे बताओ कि क्या सिर्फ 22 तारीख को ही रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे? हाँ, तो अगर किसी ने कह दिया कि हम 22 को आपके द्वारा किए गए कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा और आपका वैचारिक मत अलग है, इसलिए हम आपके द्वारा किए गए कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, तो क्या कोई गलत कह दिया? आपको मेरे विचार का आदर करना चाहिए और आपको कहना चाहिए जी कोई बात नहीं। आप जब अपने आप को भाग्यशाली समझे तब आप रामलला के दरबार में आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके दरबारी कभी क्या कह रहे हैं कि ये तो राम विरोधी है, क्योंकि राम सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हैं, उसके बाद तो आ ही नहीं रहे। ऐसा लगता है मुझे। आप बताओ, क्या एक दिन के लिए रामलला आ रहे हैं? जिस दिन प्रधानमंत्री जी वहां पर स्थापित करेंगे, क्या उसी दिन के लिए है सिर्फ रामलला, कि उसके बाद चले गए आज से? क्यों भैया ऐसा? मतलब राम जी तो हर दिन है ना, उससे पहले भी थे। भैया उससे पहले भी थे। हमने उनके आदर्शों से कितना सीखा, ये बड़ी बात है। ये देखो, यही बात यहां पे समझाई जा रही कि विविधता को नकारना नहीं चाहिए, विविधता को स्वीकार करना चाहिए और उसका बातचीत के माध्यम से हल निकालना चाहिए, क्योंकि बातचीत ही हर समस्या का समाधान है। घर टूटने से तभी बच सकता है जब हम विविधता का सम्मान करेंगे, क्योंकि विविधता, जब हम घर में भी विविधता है ना, आपकी कुछ पसंद हो सकती है, बहन की कुछ पसंद हो सकती है, भाई की कुछ पसंद हो सकती है, मम्मी की कुछ हो सकती है, पापा की कुछ हो सकती है। इतनी विविधता है ना, इसीलिए तो परिवार है ना। परिवार हमें विविधता को सम्मान देना सिखाता है। इसीलिए तो हमारा देश हमेशा संयुक्त परिवारों में रहता था, जिससे कि हमारे अंदर विविधता को सम्मान देने की प्रवृत्ति पनप सके। समझ में आई बात? यही है हमारे ज्वाइंट फैमिली में रहने का कारण, इसीलिए हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। समझ में आई बात? आगे सुनिए जरा। 80 के दशक की तरफ नजर दौड़ाएं। पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर में समस्या बनी हुई थी, असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल अशांत था। इन मसलों को सरकार ने कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलन के साथ
समझौता किया। इससे सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुए। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। बातचीत वो एक तरीका है जो आपके दुश्मन को भी आपके गले लगने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन बातचीत करने का आपके अंदर तरीका होना चाहिए। आपके बातों में कांटे नहीं फूल होने चाहिए। अगर आप कांटे चुभाओगे अपनी बातों से तो कोई आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आप अपने बातों से, कहते हैं ना कि आपकी बात ही बता देगी कि आप कैसे इंसान हो। बात करने का तरीका ही ये बता देगा कि आपके अंदर कितना आदर है, कितना सम्मान है, कितना आप दूसरों का आदर करते हैं। ये आपकी बातें ही आपको बता देगी। बात, पहला चरित्र इंसान का तब देखा जाता है जब वो बात करता है। उसकी बात करने का तरीका ही बता देती है कि ये कितना पढ़ा लिखा है, कितना अनपढ़ है, कितना जाहिल है, कितना गवार है, कितना असभ्य है। उसकी बात बता देती है। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि बात करने के तरीके से आप दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। तो वही चीज हुई मिजोरम में। आपने देखा जो अलगाववादी आंदोलन था वो भारत में मिलने के लिए तैयार हो गया कुछ शर्तों के साथ, और उन शर्तों को मंजूर करा किसने? केंद्र सरकार ने, कि हाँ हम आपकी इन शर्तों को स्वीकार करते हैं, आप भारत के साथ रहिए। तीसरी शर्त, तीसरा सबक हमने क्या सीखा? तीसरा सबक, सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझा हमने कि सत्ता किसी एक के बाप की बकौती नहीं है, इसको बांटना चाहिए। और अगर बांटने से कोई आपके साथ रहने के लिए तैयार है तो क्या दिक्कत है? सत्ता एक हाथ में रहे ये अच्छा नहीं है, सत्ता 2, 3, 4 हाथों में रहे तो भी अच्छा है। अगर आप 2-3 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोकतंत्र मतलब शेयरिंग ऑफ पावर है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है, शेयरिंग ऑफ पावर। तो अगर आप शेयर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कह रहा है कि मुझे मेरे क्षेत्र को चलाने का अधिकार मिलना चाहिए तो हम उसको करने के लिए तैयार हो जाए, तो कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। तो यही तो हमने समझा ना कि अगर आप पावर शेयर करने के लिए तैयार हो तो समस्याएं अपने आप थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। हमने मणिपुर मिजोरम में क्या किया? हमने उनको, उनके जिलों को, उनके क्षेत्र को, उनके लोगों को, उनको खुद कंट्रोल करने का अधिकार दे दिया और समस्या का हमने समाधान कर लिया। यही था ना, या और कुछ था? आगे सुनिए। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना ही काफी नहीं, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह यह कहना भी नाकाफी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामलों में स्वायत्तता दी गई है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्र स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा। समझ में आई ये बात? अगर आप किसी को महत्व नहीं दोगे तो वो आपसे अलग होने की भावना अपने मन में पैदा करेगा ही। क्यों? क्योंकि आप उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। परिवार में अगर किसी को महत्व नहीं मिलता तो वो क्या कहता है कि जब मेरी राय का कोई मतलब नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ क्यों रहूं? यही होता है ना भाई। आप अपने परिवार में देखो, अगर किसी को आप हर चीज में नेग्लेक्ट करते हो कि तेरी राय का कोई मतलब नहीं है, तो वो एट द एंड कहता है कि जब आप लोगों को मेरे रहने ना रहने से कोई मतलब ही नहीं है तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। तो यहां पर यही बात है कि अगर किसी क्षेत्र को, इसीलिए कहा जाता है कि सबको महत्व मिलना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो पक्ष हो। जैसे आज के टाइम पे संसद में विपक्ष की बातों को ही नहीं सुना जाता, तो विपक्ष भी कहता है कि ठीक है भाई, जब हमारे रहने न रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो हम संसद से ही बाहर चले जाते, संसद से बाहर चले जाते। जो करना आप करो अपने बल पर, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सरासर सत्ता का ये अहंकार दिखाता है कि सत्ता अहंकारमयी हो गई है, सत्ता अहंकार रूपी चल रही है और सत्ता ये गलत कर रही है इस देश के लोकतंत्र के साथ। लोकतंत्र में विपक्ष बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और विपक्ष को विपक्ष का सम्मान मिलना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। चौथा सबक सुनिए, चौथा सबक हम ये याद कर लेना, ये पूछे सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि आपने क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले अध्याय में कौन से 4 सबक सीखे हैं। चौथा सबक,
चौथा सबक यह है कि आर्थिक विकास के एक एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। वे यह भी कह सकते हैं कि भारत ने जो नीतियां अपनाई हैं उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहे और बाकी तेजी से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। साथ ही अंतर प्रांतीय अथवा अंतर क्षेत्रीय प्रवास में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये भी जान लो, विकास का, आर्थिक विकास का संतुलित रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक राज्य तो देश का बहुत अमीर हो जाए और एक राज्य में इतनी भी सुविधा ना हो कि वहां के लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो जाए। तो ये चीजें भी देश में अलगाव पैदा करने की बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। ये चीजें भी देश में अलगाव पैदा करने का बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। इन चीजों को हमें समझना चाहिए और इन चीजों का हमें समाधान करना चाहिए। और अगर हमने इनका समाधान नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बन जाएंगे। जैसे आज के टाइम पर ये कहा जाता है कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, झारखंड है। तो इनमें कि यहाँ की जनता में अलगाव की भावना पैदा होगी तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। इसके लिए यहाँ की वर्तमान सरकारें जिम्मेदार होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का उस प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिस प्रकार से किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, जिस प्रकार से गुजरात में संसाधनों का प्रयोग हो रहा है देश के इन राज्यों के विकास में, उस प्रकार से इसका मतलब है कि झारखंड और बिहार में संसाधनों को नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है जिस प्रकार से इनको कराया जाना चाहिए। तो अगर यहां से अलगाव की बात पैदा होती है तो ये फिर देश की सरकार की गलती होगी। क्यों? क्योंकि इनको आर्थिक रूप से वो संपन्नता क्यों नहीं दी जा रही, यहां पर क्यों फैक्ट्रियां नहीं लगाई जा रही है। आप जानते हो कि देश का अधिकतम पैसा किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, ना कि राज्य सरकार के पास। तो केंद्र सरकार, इसका मतलब कि इन राज्यों को नेग्लेक्ट कर रही है। ये बताता है कि केंद्र सरकार इन राज्यों को नेग्लेक्ट कर रही है। इनको जो अधिकार मिलना चाहिए इनको वो अधिकार नहीं दिए जा रहे। ये बताता है ना, समझ में आई बात। तो देश की केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के किसी भी राज्य के साथ आर्थिक भेदभाव ना होने पाए, क्योंकि आर्थिक भेदभाव भी देश के बिखराव का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। समझ में आई बात। देश के बिखराव का एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है, ये बात भी जान लीजिए। आइए, सबसे आखिरी बात यह कि इन मामलों में हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का पता चलता है। वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य है। भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वह बहुत लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान हैं तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए हैं। तो इस चीज के लिए हमें अपने देश के संविधान निर्माताओं का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की जटिल समस्याओं का समाधान भी हमारे संविधान में दिया हुआ है कि अगर किसी को विशेष दर्जा मिलना चाहिए तो उसका भी प्रावधान हमारे देश के संविधान में किया गया है कि अगर मैं को विशेष अधिकार मिलने चाहिए, मैं की विशेष परिस्थितियां हैं तो मैं को विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। भाई कोई घर में एक वीक बच्चा है तो अगर उसको दूध चाहिए तो उसको दूध मिलना चाहिए, उसको दूध मिलना चाहिए, फिर चाहे आपको थोड़ा कम ही क्यों ना मिले, क्योंकि वो वीक है। अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो आपके बराबर नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अलग उसको अगर आपसे ज्यादा कुछ चीजें दी जा रही है तो वो आपके साथ गलत व्यवहार नहीं है। अगर एक विकलांग बच्चे के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जा रही है तो आप इसे अपने साथ असमानता का बर्ताव नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास पांव है, उसके पास पांव नहीं है। तो अगर उसको व्हील चेयर नहीं उपलब्ध कराई जा रही तो इसका मतलब है उसके साथ असमानता का बर्ताव किया जा रहा है। समझ में आई बात? आगे सुनिए।
भारत का संवैधानिक ढांचा ज्यादा लचीला और सर्व समावेशी है। जिस तरह की चुनौतियां भारत में पेश आई वैसी कुछ दूसरे देशों में भी आई, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहां अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। ये भारत के संविधान निर्माताओं ने, भारत के राजनेताओं ने स्वीकार किया है और हमेशा इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने का प्रयास किया है। इसी के साथ ये अध्याय आपका समाप्त होता है और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।